हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेंचुरियोमीटर के बारे में। ठीक है, ये पूरा वीडियो जो डेडिकेटेड है बेंचुरियोमीटर को डेडिकेटेड है। इसमें बेंचुरियोमीटर से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो मैं इसमें थियरी पोर्शन जब बताऊंगा तो उसके साथ साथ मैं बताते जाऊंगा कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंचुरियोमीटर क्या होता है, इसका यूज क्या है, ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं, पतली पाइप में करते हैं कि मोटी पाइप में करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल रहता है। बेंचुरियोमीटर में बीटा रेशियो क्या होता है, इसको भी मैं डिफाइन करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, और बेंचुरियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये तो हो गया आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसके लिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका फार्मूला है फ्लो मेजरमेंट का, इससे हम फ्लो मेजर करते हैं, तो फ्लो मेजरमेंट का जो फार्मूला है वो कैसे डिराइव हो रहा है, अच्छे से पूरा मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको हूबहू चाहें तो आप इसमें बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, फिगर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेंचुरियोमीटर का फिगर है, आप फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा, मैं इसको अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप इसकी चिंता मत करिए, आप फिगर देख के अच्छे से जैसा है वैसे बना लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे जो जैसे लिखा है वैसे आप लिख के बना लीजिएगा, मैं आगे इसको जस्ट आगे ही अगले वाले स्लाइड में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या कि बेंचुरियोमीटर। ठीक है, ये जो मेरे नोट्स हैं उसी नोट्स का मैंने फोटो करके यहाँ पे फोटो खींच के यहाँ पे लगा दिया है। इंट्रोडक्शन। A benchurimeter is a device which is used for measuring flow rate in a pipeline. From this we can measure the flow rate in a horizontal, vertical or inclined pipeline. ठीक है, कह रहा है कि बेंचुरिमीटर जो है क्या है, ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, फ्लो मेजर करते हैं, मेजरिंग फ्लो रेट। फ्लो रेट मतलब कि Q बराबर A इंटू भी। Q क्या है कि मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब क्या है, ये आयतन है, मतलब कितना आयतन पानी पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, उस चीज को हम लोग मेजर करते हैं किससे, बेंचुरियोमीटर की सहायता से। ठीक है, ये मीटर क्यूब भी हो सकता है या लीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, गैलन पर सेकेंड हो सकता है या गैलन प्रति मिनट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो क्या है, ये क्यू के मात्रक हैं। ठीक है, क्यू क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, फ्लो रेट मतलब कहीं पे कोई बोले कि हाँ फ्लो कितना है बताओ, तो फ्लो बताने का मतलब कि फ्लो रेट पूछा जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ए क्या है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसी क्यू को मेजर करते हैं बेंचुरियोमीटर की सहायता से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बेंचुरियोमीटर की सहायता से क्या मेजर कर सकते हैं हम, फ्लो मेजर करते हैं कि वेलोसिटी मेजर करते हैं, या फिर मास फ्लो रेट मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, क्या नापते हैं बेंचुरियोमीटर की सहायता से। तो आप आंसर बताएंगे, आंसर टिक करेंगे कि फ्लो रेट मेजर करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मेजर करते हैं। ठीक है, और आगे फिर लाइन में दिया गया है कि इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप हो, हॉरिजॉन्टल पाइप हो, वर्टिकल पाइप हो, इंक्लाइन पाइप। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ऐसे जमीन के समानांतर कोई पाइप हो, ठीक है, इसमें फ्लो मेजर करना हो, या फिर वर्टिकल हो, या फिर खड़ी कोई पाइपलाइन हो, मान लो ऊपर से नीचे की तरफ कोई लाइन पाइप आ रही हो, ठीक है, इसमें फ्लो मेजरमेंट करना हो, या फिर कोई इंक्लाइंड हो, मतलब इस तरीके से हो, तिरछी हो, ठीक है, जमीन की सतह से, मान लो जमीन की सतह ये है, ठीक है, और ये तिरछी जा रही हो, या फिर ऊपर से नीचे आ रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो मतलब ये तीनों टाइप के कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इससे फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बेंचुरियोमीटर किस प्रिंसिपल काम करता है, तो यही आपके लिखा होगा, इट इज बेस्ड ऑन द बर्नौली प्रिंसिपल, मतलब कि बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और इसका जो हम फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला प्रूव करेंगे, वो बर्नौली थियरम, बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे दिया है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो पीछे आपने फिगर बनाया है उसका यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले फिगर में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ये तीन पार्ट से मिलके बना होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट और डाइवर्जिंग सेक्शन। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, जैसे आप कन्वर्जिंग लेंस पढ़े होंगे, जैसे कोई चीज अगर ऐसे ना
ऐसे करके शेप में आता है ना, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग शेप में है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो, मोटा हो और यहाँ पे आके पतला हो, ठीक है। तो इस टाइप से जो फ्लो होगा उसको कन्वर्जिंग फ्लो बोलेंगे या कन्वर्जिंग सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो बेंचुरीमीटर का जो पहला पार्ट होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, वो इस शेप का होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा बना देता हूँ फिगर, इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये कन्वर्जिंग सेक्शन हो गया। अब अगला पार्ट आता है उसका थ्रोट का। थ्रोट एकदम बराबर होता है ऐसे, ठीक है। उसमें कोई जो भी उसका डायमीटर होता है वो एक समान रहता है। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्जिंग सेक्शन। डाइवर्जिंग सेक्शन मतलब कि शुरू में क्या होगा, पतला रहेगा और आगे जाके क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गया। यहाँ से ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, इसको कन्वर्जिंग सेक्शन बोलेंगे। और यहाँ से जो ये बराबर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, इसको बोलेंगे थ्रोट। थ्रोट मतलब गला, ठीक है। ये बेंचुरीमीटर का क्या है, गला है, ठीक है। तो ये थ्रोट हो गया। और जो यहाँ पे अब क्या है, फिर से इसका क्या होगा, डायमीटर या जो इसका रेडियस है, जो पाइप होगी वो बढ़ रहा है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है। या कोन भी बोलते हैं इसको, कोन मतलब कुप्पी के शेप का हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट और डाइवर्जिंग सेक्शन। इसको भी कोन बोलते हैं, इसको भी कोन बोलेंगे, इसको भी कोन बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे आपका अपस्ट्रीम कोन, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। चूंकि ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फ्लो डायरेक्शन के क्या है, ये बाद में आता है। फ्लो डायरेक्शन के दिशा वाला जो है, ये वाला है ना, इसको बोलेंगे क्या, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कोन। और इसको बोलेंगे क्या, अपस्ट्रीम कोन, ठीक है। ये अपस्ट्रीम कोन हो गया ये वाला, और ये डाउन स्ट्रीम कोन हो गया, ठीक है। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग, इट में भी कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन या स्टील, ठीक है। कास्ट आयरन एंड स्टील मतलब कि जो भी हमारा बेंचुरीमीटर है वो कास्ट आयरन मटेरियल का या फिर स्टील मटेरियल का बना होता है। डिपेंड करता है कि वो जो उसमें लिक्विड जाएगा वो कैसा लिक्विड है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कास्ट आयरन का होगा या स्टील का होगा। तो वो कास्ट आयरन और स्टील दोनों का बन सकता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बेंचुरीमीटर किस मटेरियल का बना हो सकता है, लकड़ी का बना होता है कि कास्ट आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है, तांबे का बना हो सकता है, स्टील का बना होता है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जहाँ पे विकल्प आप देखेंगे कि कास्ट आयरन हुआ या स्टील हुआ, तो आप उसको सही मार देंगे, ठीक है। तो वही सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं जो मैंने आपको पीछे बताया। द 3 पार्ट्स ऑफ द बेंचुरीमीटर आर शोन इन फिगर। 3 पार्ट्स होता है, क्या होता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रोट और डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन में आप देखेंगे, फिर से यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, ठीक है। ऐसे एक फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, ऐसे करके आप इसको सीधा सीधा मान के चलिएगा, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कन्वर्जिंग सेक्शन। ये थ्रोट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन में देखेंगे कि एक तो इसका जो माउथ है बड़ा माउथ है, और एक जो माउथ है ये छोटा माउथ यहाँ पे है, ठीक है। और उसी तरीके से डाइवर्जिंग सेक्शन में भी क्या है, एक बड़ा माउथ है और एक छोटा माउथ है, ठीक है। और जो थ्रोट होगा उसमें क्या है, उसमें कुछ बड़ा छोटा नहीं है, सब एक समान है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डायमीटर का है। जो इसका पूरा डायमीटर है, जो पाइप है, एक समान डायमीटर का पाइप है, उसका सब जगह देखिए क्या है, इसका जो डायमीटर है वो सब जगह समान है, ठीक है। तो इसमें कुछ बड़ा छोटा नहीं है। तो वही सारी चीजें कहा है कि द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द कन्वर्जिंग कोनिकल पाइप इज कनेक्टेड टू द मेन पाइपलाइन। मेन पाइपलाइन मतलब कि जिस पाइपलाइन से आपको फ्लो मापना है उससे, कह रहा है कि जो इसका लार्जेस्ट जो एरिया वाला पार्ट है उसको हम मेन पाइपलाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। जो लार्जेस्ट वाला पार्ट है, लार्जेस्ट एरिया वाला पार्ट है कोनिकल पाइप, कन्वर्जिंग कोनिकल पाइप, ये क्या करते हैं, मेन पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मान लिया आपका मेन पाइपलाइन यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नट बोल्ट से यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका जो कम डाई वाला जो पार्ट है वो क्या करेंगे, वो थ्रोट से जोड़ देंगे। थ्रोट का भी 2 पार्ट होगा ना, थ्रोट आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो थ्रोट जो इसका कन्वर्जिंग सेक्शन का जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा, जो डायमीटर, जो जिस पोर्शन का डायमीटर छोटा होगा, उसको हम क्या करेंगे, थ्रोट से यहाँ पे जोड़ देंगे नट बोल्ट से यहाँ पे, ठीक है।
और थ्रोट तो जो कि यूनिफॉर्म डायमीटर का है, ठीक है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना, इसी को बोलते हैं क्या, बेंचुरीमीटर का इनलेट पोर्ट, ठीक है। कन्वर्जिंग सेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं इसको क्या, बेंचुरीमीटर का इनलेट पोर्ट, मतलब इनलेट पानी का जो भी या लिक्विड जो भी है यहीं से इन होगा, ठीक है। और यहाँ से होते हुए फिर क्या आ जाएगा, थ्रोट से होते हुए फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। और इसी तरीके से क्या करते हैं, जो थ्रोट का जो दूसरा सिरा बच गया, यहाँ से क्या करते हैं, जो डाइवर्जिंग सेक्शन का जो छोटा वाला पोर्शन है उसको जोड़ देते हैं, और बड़ा वाला पोर्शन फिर क्या करते हैं हम, जो मेन पाइपलाइन होगा यहाँ से आगे, ठीक है, उससे जोड़ देते हैं नट बोल्ट से, ठीक है। तो ये इसका सारा डिस्क्रिप्शन यही किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और भी सारी चीजें इसमें है, मैं आपको अभी आगे फिगर में बताऊंगा, ठीक है। Connected to the smallest section of the diverging conical pipe and the largest section of the diverging conical pipe is connected to the main pipeline। मैंने आपको बताया है कि जो डाइवर्जिंग सेक्शन का जो लार्जेस्ट पोर्शन है उसको क्या करते हैं, मेन पाइपलाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन पाइपलाइन है, यहाँ से इसको जोड़ा हुआ है, ठीक है, वो चीज़ है। The diameter of the largest section of the converging conical pipe and diverging the conical pipeline is equal to the diameter of the main pipeline, ठीक है। ये कह रहा है कि कन्वर्जिंग सेक्शन का जो लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसका डायमीटर, और जो आपका डाइवर्जिंग सेक्शन है जो उसका लार्जेस्ट कोनिकल पाइप है उसका डायमीटर मेन पाइपलाइन के डायमीटर के बराबर होता है। बराबर होगा तभी जोड़ पाएंगे ना, मान लीजिए मेन पाइपलाइन आपका इतना मोटा है, ठीक है, और जो इसका कन्वर्जिंग सेक्शन का जो मोटा वाला पार्ट है वो इससे कम है, तो जोड़ेंगे कैसे, इसको नहीं जोड़ पाएंगे ना, तो इसलिए इसको बराबर रखना पड़ता है, ठीक है। वही सारी चीजें इसमें कहा है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू इट्स, वही कहा है कि क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़े तभी होंगे जब वो बराबर होंगे, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द थ्रोट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सेक्शन। कह रहा है कि जो डायमीटर है थ्रोट का, वो जो कन्वर्जिंग सेक्शन है और जो डाइवर्जिंग सेक्शन है उसका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसके डायमीटर के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है दोनों से, तो उन दोनों के डायमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। मेन पाइपलाइन, इफ द डायमीटर ऑफ द मेन पाइपलाइन इज डी, ठीक है, मेन पाइपलाइन का यहाँ पे क्या है, डायमीटर क्या है, डी लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल डी, देन द डायमीटर ऑफ द थ्रोट शुड नॉट बी लेस देन d/3। ये कह रहा है कि अगर मेन पाइपलाइन का डायमीटर अगर ये d है, ठीक है, तो जो थ्रोट का डायमीटर होगा ना वो d/3 से क्या है, कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है। ये ऐसा क्यों कहा है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग सेक्शन एंड डाइवर्जिंग सेक्शन इज 2.5d एंड 7.5d। मतलब कि कन्वर्जिंग सेक्शन यहाँ से ये जो थ्रोट से जहाँ तक कनेक्ट है ये वहाँ तक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये 2.5d होना चाहिए। आपको फिगर में भी यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा 2.5d, ठीक है। बड़ा वाला जो फिगर शुरू में था वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मतलब अगर मेन पाइपलाइन का डाया डी है तो जो कन्वर्जिंग सेक्शन है उसका पूरा लेंथ उसका 2.5 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे लिख दिया 2.5d, ठीक है। और इसी तरीके से जो डाइवर्जिंग सेक्शन है उसका जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 7.5 गुना होना चाहिए। अगर डायमीटर d है मेन पाइपलाइन का तो d में 7.5 से गुणा करेंगे, मतलब कि 7.5d, मतलब 7.5 गुना होना चाहिए डाइवर्जिंग सेक्शन का, और कन्वर्जिंग सेक्शन का 2.5 गुना होना चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पे रिस्पेक्टिवली 2.5d एंड 7.5d रिस्पेक्टिवली। द कोन एंगल ऑफ द कन्वर्जिंग सेक्शन इज अबाउट 20 डिग्री। कह रहा है कि कोन एंगल ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन, चूंकि कन्वर्जिंग सेक्शन ऐसे है, आप देखिएगा ऐसे है, ठीक है, तो ये कहीं जाके काटेंगे एक दूसरे को, तो ये जो कोण बनेगा ना ये 20 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ये लगभग 20 डिग्री होना चाहिए। ये आपसे ये सारे जो डेटा है ना ये सारे डेटा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बना हुआ है ओपी गुप्ता वाले किताब में, ठीक है, या फिर किसी भी किताब में देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, तो ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इसी तरीके से जो डाइवर्जिंग सेक्शन है जो उसका जो एंगल बनेगा वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस 5 से 7 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ये लिखा हुआ वही चीज यहाँ पे। एंड कोन एंगल ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन, ठीक है, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे वो 5 से 7 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये तो हो गया कन्वर्जिंग सेक्शन का, डाइवर्जिंग सेक्शन आपका ऐसे है, ऐसे करके है, तो अगर आप इसको आगे ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो आगे आपको ये कोण बनेगा, तो ये 5 से 7 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
वर्किंग है, ये तो उसका था कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग वो काम कैसे करता है, ठीक है। When liquid enters the benchurimeter from main pipeline, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना देता हूं मैं, ठीक है। When liquid enters the benchurimeter from main pipelines, the velocity of liquid increases continuously in the converging section and it becomes maximum in the throat। इसके कहने का मतलब ये है कि जब पानी का यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे तो क्या है, मेन पाइपलाइन में क्या है, एक समान डाया है, ठीक है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, वो तो सब बराबर ही होगी। लेकिन जहां से ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अब क्या है, इसमें स्लोप बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक ढलान हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि इसका एरिया कम हो रहा है, यहाँ पे एरिया कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है वो कम होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे बर्नौली थ्योरम बराबर a1 b1 बराबर a2 v2, ठीक है। तो यहाँ से a1 बट्टे a2 करेंगे तो आएगा आपका क्या, a1 बट्टे a2 कर लिए आपने, तो ये आ गया v2 बट्टे v1। मतलब कि अगर आपका a1 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, a1 आपका अगर एरिया है, a1 मान लिया किसी एक सेक्शन का यहाँ पे एरिया है, ठीक है, तो अगर इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, या फिर एरिया अगर कम होगा तो क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी बढ़ते धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी, और यहाँ पे जाके क्या होगी, थ्रोट में जाके क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यहाँ पे एक समान हो गया है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी और थ्रोट में एक समान वेलोसिटी से वो जाएगी, ठीक है। और फिर आगे जाके क्या होगी, अब चूंकि यहाँ पे क्रॉस एरिया से क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, तो क्या होगी, फिर यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी, घटने लगेगी, ठीक है, आगे जाके धीरे धीरे घटने लगेगी, और फिर जाके यहाँ पे क्या होगी, एक समान कुछ हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैक्स एंड इट्स बिकम्स मैक्सिमम इन द थ्रोट, मतलब कि थ्रोट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, रिजल्टिंग द प्रेशर डिक्रीज कंटिन्यूसली। और इसी के साथ ही आप पढ़े भी होंगे बर्नौली थ्योरम से कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो प्रेशर वहां पे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है, तो इस पोर्शन में क्या होगा, आपका प्रेशर भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, धीरे धीरे फिर यहाँ से पूरे थ्रोट में प्रेशर एक समान रहेगा, वेलोसिटी एक समान रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें कहा यहाँ पे, रिजल्टिंग द प्रेशर डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड इट विल बी मिनिमम एट द थ्रोट, ठीक है। चूंकि अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है थ्रोट पे, तो वहां पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा, P मिनिमम होगा, मिनिमम, और वहां पे भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब जहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी प्रेशर वहां पे सबसे कम होगा, ठीक है। इट विल बी मिनिमम ऑफ द थ्रोट पोजीशन। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका बेंचुरीमीटर में वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो थ्रोट पे होती है, और प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो आप मेन पाइप में बता सकते हैं। या फिर यह भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी सबसे प्रेशर सबसे कम कहाँ पे होती है, तो थ्रोट पे होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो दिस प्रेशर डिफरेंसेस इज मेजर्ड थ्रू पिजोमीटर ट्यूब्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर, मतलब जो इसमें प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना, अब उसी को हमको मापना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो मिनिमम प्रेशर है, यहाँ पे क्या करें, हम कोई एक ट्यूब लगा दें इस थ्रोट में छेद करके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम प्रेशर है, पी मिनिमम है, ठीक है। और जो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे एक हम क्या किए, एक वो लगा दिए, ट्यूब लगा दिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं अलग फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ पे आपको उसको समझने के लिए, बस उस वाले पार्ट को समझने के लिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस वाले पोर्शन पे दो हम ये सेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 2 सेक्शन हो गया, और यहाँ पे 1 1 सेक्शन हो गया, ठीक है।
तो एक क्रॉस सेक्शन 1 पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम है वहाँ पे एक हम ट्यूब ऐसे लगा दिए, पीजोमीटर ट्यूब प्रेशर नापने के लिए, और यहाँ पे हम एक ट्यूब ऐसे लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इस सूत्र से P बराबर रो जी एच, यानी H बराबर P बट्टे रो जी, मतलब जितना भी यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो उतनी हाइट तक क्या होगा, इसमें पानी ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी फार्मूले से, अगर यहाँ पे आपका प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, ठीक है, तो इस पे कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा, अगर उसको H1 मान लें तो H1 बराबर हो जाएगा रो जी, ठीक है, P1 बट्टे रो जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका P2 बट्टे रो जी, ये बराबर हो जाएगा H2। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे कम हाइट तक ही चढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कम हाइट तक चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका इतना ऊपर तक चढ़ गया पानी। ठीक है, यहाँ पे इतना ऊपर तक चढ़ गया, तो जो दोनों पानी में जो डिफरेंस है ना, वही इनका प्रेशर डिफरेंस है, P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2। ठीक है, इसी प्रेशर डिफरेंस का हम यूज करके क्या करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो कि आगे होगा आपसे देखेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कहीं समझ में आपको नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा भी है यहाँ पे देखिए, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट द फ्लो रेट। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस आपको मालूम चल गया कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसी प्रेशर डिफरेंस का हम लोग यूज करेंगे, वही चीज यहाँ पे है, कैलकुलेशन किया हुआ है, सारा फिगर यहाँ पे है ही आपका। लिखा है लेट प्रेशर वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे ये सेक्शन 1 मानना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, P1 है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है क्या है, वो A1 है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी जा रही है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो V1 है। ठीक है, इसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, आपका प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और इसी तरीके से एक पॉइंट हम थ्रोट पे ले लेंगे। ठीक है, तो थ्रोट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया वहाँ पे A2 हो जाएगा, और वहाँ पे जो प्रेशर है वो P2 हो जाएगा, और एक जो इसका क्या कहते हैं वेलोसिटी है वो V2 हो जाएगा। तो हमको दो क्रॉस सेक्शन मिल गया, एक 1 क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे 2 क्रॉस सेक्शन। इन दोनों पे क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, माना कि सेक्शन ए पे प्रेशर वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है P1 V1 है, और P2 V2 किस पे है, इस वाले पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया, थ्रोट पे। ठीक है, तो अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 1 एंड 2 पे बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम क्या होगा, P1 और हाफ 1/2 रो V1 प्लस रो G1 Z1 क्या है ना, ये हमारा जमीन से सतह, ये आपका ग्राउंड लेवल से इस पॉइंट की ऊंचाई है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से आपकी ऊंचाई है ये। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये हॉरिजेंटल पाइप में लगा हुआ है, बेंचुरीमीटर जो लगा हुआ है ये हॉरिजेंटल पाइप में लगा हुआ है। ठीक है, ये कोई झुका हुआ नहीं है या फिर खड़ा नहीं, ऐसे खड़ा नहीं है, ये हॉरिजेंटल पाइप है। ठीक है, जमीन के समानांतर, तो जमीन के समानांतर है, तो ये वाला भी पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट, और ये थ्रोट से यहाँ तक, ये क्या होगा, अगर इसको हम Z1 माने क्योंकि हम एक क्रॉस सेक्शन 1 पे ले रहे हैं, और ये Z2 माने क्योंकि क्रॉस सेक्शन 2 पे है। ठीक है, तो ये Z1 और Z2 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि जमीन से दोनों की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है। ठीक है, जमीन से दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है, वो जो कि आगे आपको दिखेगा यहाँ पे। तो वही हो गया यहाँ पे, ये प्रेशर एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इन तीनों का योगफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बर्नौली थ्योरम आप पीछे बहुत बार यूज कर चुके होंगे, और ये क्रॉस सेक्शन 1 के लिए है, और ये क्रॉस सेक्शन 2 पे ये भी इतना होगा। ठीक है, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Z2। ठीक है, बट क्या है, Z1 इक्वल टू Z2, यहाँ पे Z1 इक्वल टू क्या है, Z2 है। ठीक है, हेंस अब क्या होगा, Z1 इक्वल टू Z2 है, तो ये वाले टर्म्स क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी Z2 की जगह भी Z1 लिख देंगे, तो ये वाले क्या होंगे, एक कट जाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है, तो खत्म हो गए। अगली लाइन में देखिए कहाँ के उनको गायब कर दिया है, तो बचा क्या, P1 प्लस 1/2 रो
V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, P1 माइनस P2 एक तरफ कर लिया बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये कर लिया। ठीक है, आपको क्या किया, जो भी P1 है वो एक तरफ कर लिया, जो वेलोसिटी वाला है उसको एक तरफ कर लिया। ठीक है, बट P1 माइनस P2 कितना होगा, रो जी एच। जो मैंने आपको पीछे फिगर में बताया कि मान लीजिए आपका यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, एक में आपका, इसको थोड़ा फिगर अच्छे से बना देता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ। ये क्या है आपका, ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था। ठीक है, एक ट्यूब हमने यहाँ पे लगाया था, एक ट्यूब यहाँ पे लगाया था। ठीक है, चूंकि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो ये प्रेशर कम है तो इसमें कम हाइट तक लिक्विड ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक हाइट तक गया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ तक हाइट तक गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसमें और हाइट तक पानी भर गया। ठीक है, तो चूंकि अब इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे ना, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ गया ना यहाँ से इसके बीच का, ये एच है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एच है ये किसके बराबर हो जाएगा, एच का जो फार्मूला होता है ये P बराबर रो जी, इसके क्या होगा, ये बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया सीधे सीधे। ठीक है, जो एच क्या है ना, दोनों के हाइट के, जो यहाँ पे ट्यूब लगा है, जो यहाँ पे ट्यूब लगा है, और उसमें जो लिक्विड चढ़ा हुआ है ना, उन लिक्विड का जो हाइट है उनका डिफरेंस है, तो वो वही डिफरेंस क्या है, एच है। ठीक है, तो वही लिखा है कि बट वी है P1 माइनस P2 रो जी एच। तो जो वो हाइट का डिफरेंस है ना, वही प्रेशर का डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रदर्शित करता है कि कितना प्रेशर का डिफरेंस है। तो चूंकि हम प्रेशर को हम लोग हाइट के रूप में लिख सकते हैं, स्टैटिक प्रेशर के ऐसे लिखते हैं रो जी एच। ठीक है, तो चूंकि प्रेशर का डिफरेंस कुछ होगा, P1 माइनस P2 कुछ होगा। ठीक है, डेल्टा P होगा, तो वही ये डेल्टा P है। ठीक है, रो जी एच। ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ से आप रो जी यहाँ से काट दें और यहाँ पे लिख सकते हैं, तो एच बराबर डेल्टा P अपन रो जी ऐसे लिख सकते हैं। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। बट वी हैव, एक तो हमारे पास ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब लेकिन क्या है, हमारे पास ये भी है, ये कहाँ से आया, जो उनमें डिफरेंस आ रहा है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिख लिए P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, एच मैंने आपको बता दिया क्या है, कि जो दोनों ट्यूब में लिक्विड चढ़ी हुई हैं उनकी हाइट का अंतर है, लिक्विड जो चढ़ी हुई है लिक्विड की हाइट का अंतर है। ठीक है, तो P1 माइनस P2 यहाँ पे भी है, P1 माइनस P2 यहाँ है, तो मतलब अब इसके बराबर हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे रो जी एच। ठीक है, तो अगली लाइन में लिखा है, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा है, इसलिए रो जी एच बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे क्या किया, रो से रो कैंसिल कर दिया, बच गया क्या, 2GH। अब इसको समीकरण 1 यहाँ पे मान लिया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जितने समीकरण बना सकते हैं बना लीजिएगा। तो ये तो हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2GH। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन अब क्या है, हमको ये भी एक पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से, Q बराबर A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, जो V1 यहाँ पे आया, ये वाला जो V1 है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, तो यहाँ से ये A1 जो है यहाँ बट्टे में आ गया। ठीक है, जो अगली लाइन में लिखा हुआ है, तो V1 बराबर क्या होगा, A2 V2 बट्टे A1। तो ये चीज लिख देंगे, V1 की जगह पे A2 V2 बट्टे A1 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो वही चीज है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट V2 स्क्वायर। ठीक है, तो V1 स्क्वायर था, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2GH था, तो ये V1 की जगह पे ये पूरा चीज लिख दिया। ठीक है, अब क्या क्या, चूंकि अब यहाँ भी V2 हो गया, अब स्क्वायर तो V2 स्क्वायर हो जाएगा, A2 स्क्वायर हो जाएगा बट A1 स्क्वायर हो जाएगा, तो V2 यहाँ भी है, V2 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेके क्या किया, A1 स्क्वायर का लॉस ले लिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे कॉमन लेके, तो आपका यही आएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बट्टे A1 स्क्वायर, और ये V2 क्या हो गया, बाहर हो गया, V2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2GH। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे 2GH। जो A1 स्क्वायर है उसको यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2GH इंटू A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, इधर चला आया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है,
अब v2 स्क्वायर है तो उसको क्या किया, यहाँ पे वर्गमूल ले लिया, v2 स्क्वायर का वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लिया, तो v2 स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो v2 हो गया। और अब क्या किया, इस पूरे का वर्गमूल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे अगली लाइन में, ठीक है। तो जो कि a1 स्क्वायर है तो वर्गमूल है, तो वो एक a1 बाहर आ गया, तो a1 बाहर आ गया, बाकी सारी चीजें क्या होगी, ब्रैकेट में वर्गमूल में हो गई, तो अंडर रूट में 2gh बटे a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 4 मान लिया इसको, ठीक है। बट फिर क्या हो गया, फिर हम वही चीज निकालेंगे, q बराबर क्या होता है, a2 इंटू v2। तो हमारा v2 का मान आया है यहाँ पे, v2 का मान हमारा इतना आया है, ठीक है। तो v2 का मान जो भी आया है यहाँ पे इसके जगह पे लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा q बराबर क्या आ गया, q बराबर a2 इंटू v2। अब v2 के जगह पे हमारा इतना ये वाला पूरा पोर्शन आया है तो उसको लिख दिया मैंने, a2 हो गया, और v2 के जगह पे क्या लिख दिया, a1। a1 तो पहले से था ही, ठीक है, a1 तो था ही यहाँ पे, तो यहाँ पे a2 हो गया, a2 ये वाला a2 है, और ये a1 आ गया, यहाँ पे a1 आ गया, बाकी सारी चीजें वैसे लिख दिया, ठीक है। तो q बराबर क्या हो गया, q आइडियल लिखा है मैंने, ठीक है। ये आइडियल क्यों लिखा है अभी आपको मैं आगे समझा दूंगा। अब a1 इंटू a2 अंडर रूट में 2gh और a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, डिराइविंग दिस इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन को डिराइव करते हुए, देयर इज नो कंसिडरेशन अबाउट एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर कॉजेज। मतलब ये कह रहा है कि इस हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं इसमें हमने ये नहीं डिराइव किया है कि फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, या पाइप और जो इसमें फ्लूइड जा रहा है वो पाइप से इसका फ्रिक्शन भी तो लगेगा, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो वहां पे क्यू लिखा था ना, क्यू आइडियल लिखा था उसको, कि आइडियल केस के लिए है, कि आइडियल केस में क्या होता है कि फ्लूइड में फ्रिक्शन नहीं होता है उसमें, ठीक है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन के लिए वो था, ठीक है, फॉर्मूला। तो वही लिखा है कि कंसिडरेशन अबाउट एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर काजेज, ठीक है, कि कोई भी हम लोग उसमें एनर्जी लॉस या फ्रिक्शन लॉस मान के नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो क्यू आइडियल आया था। इफ एनर्जी लॉसेस इज कंसिडर्ड देन एक्चुअल फ्लो रेट विल बी, कह रहा है कि अगर हम उसमें ये माने कि एनर्जी लॉस हो रहा है, कुछ प्रेशर लॉस हो रहा है, क्योंकि कुछ ना लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होता है, या लिक्विड और पाइप के बीच में, इनर पाइप के बीच में, या जो इनर पाइप का जो इनर सरफेस है उसके और लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जरूर होगा। तो अगर हम उसको कंसीडर करते हैं तो वो जो हमारा क्यू आइडियल था अब वो क्या हो जाएगा, क्यू एक्चुअल हो जाएगा। और वो जो पूरा फार्मूला था वही है, उसमें एक सी डी है, एक कोफिशियंट है, इससे हम गुणा कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, सी डी को वेंचुरी कोफिशियंट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्रिक्शन था उसको कंसीडर जब हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक वेंचुरी कोफिशियंट होता है सी डी, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो अब क्या होगा, क्यू एक्चुअल बराबर सी डी इंटू क्यू आइडियल, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, क्यू आइडियल है, तो क्यू एक्चुअल बराबर सी डी इंटू क्यू आइडियल हो गया। सी डी क्या है, वेंचुरी कोफिशियंट। अब सी डी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर, वेंचुरी कोफिशियंट या कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मान कितना होता है, 0.97 से 0.98 के बीच में होता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। और ये दूसरे जो फ्लोमीटर हैं जैसे ओरफिश हुआ, नोजिल हुआ, उनके लिए भी सीडी का कुछ मान होता है, ठीक है, लेकिन उनका सीडी का मान क्या होता है, इससे कम होता है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या चीज है, इस पूरे चीज को आप देखेंगे फॉर्मूले को ना, इस फॉर्मूले को पूरे को देखेंगे तो A1 किसी भी वेंचुरी मीटर के लिए A1 क्या कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल जो अपना ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो G कांस्टेंट है। अब बदल क्या रहा है, बस H बदलेगा। H कब बदलेगा, जो जितना भी उसमें प्रेशर जा रहा है वो जो प्रेशर चेंज करेंगे, बाकी वेंचुरी मीटर तो सब कुछ सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसमें पानी का फ्लो जा रहा है जब उसका प्रेशर चेंज करेंगे ना तो ये H बदलेगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या इसमें कांस्टेंट हैं। तो वही क्या किया है, Q बराबर क्या करिए, K इंटू अंडर रूट एच, मतलब जो भी ये है ना, ये A1 A2 और अंडर रूट में 2GH, और ये A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है ना, इसको क्या किया है, A1 A2 इंटू इंटू तो है ये अंडर रूट 2GH, और इसको अंडर रूट H ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये इसको ये जो अंडर रूट है एक सब कर दो ये, ठीक है, ये अंडर रूट एक सब कर दो यहाँ पे,
A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और ये H। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ना पूरा, इसको क्या किया है, ये क्या किसी बेंचुरीमीटर के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। देखिए कुछ बदलेगा यहाँ पे, A1 भी नहीं चेंज होगा, A2 भी नहीं चेंज होगा, G भी नहीं चेंज होगा किसी स्थान के लिए। तो ये पूरे चीज़ को क्या किया है, K मान लिया है, ठीक है, और अंडर रूट H को यहाँ पे अलग रख दिया है। तो यानी Q जो होता है, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो Q है वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट H के। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि Q का जो प्रेशर डिफरेंस है, जो हेड है, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो आप यहाँ से ये भी लिखा सकते हैं कि जो Q का रिलेशन होता है वो अंडर रूट H होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हेंस K बराबर, देखिए वही सारी चीज़ लिख दिया, K बराबर A1 A2 2G A करके अपना लिख दिया है। K इज डिपेंड ऑन द बेंचुरीमीटर एंड प्लेस्ड वेयर द फ्लो रेट इज कंसिडर्ड। मतलब कि जो K का मान है ना, K में क्या है, सारी चीज़ A1 A2 ही है और G है। तो A1 A2 क्या है, ये सारे डायमीटर वगैरह हैं, इनके डायमीटर हैं या क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं बेंचुरीमीटर के, ठीक है। तो ये बेंचुरीमीटर जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, कोई नया बेंचुरीमीटर नहीं लगाएंगे, तब तक ये वही सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि K इज डिपेंड्स ऑन द बेंचुरीमीटर एंड वेयर द फ्लो रेट इज मेजर्ड। मतलब G का मान क्या होता है, आपका स्थान से चेंज करेंगे तो G का मान बदलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप वही बेंचुरीमीटर से आप पृथ्वी पे फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं और उसी बेंचुरीमीटर से आप जाके चंद्रमा पे फ्लो रेट मेजर करेंगे, तो दोनों में अंतर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही स्थान पे कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो वही चीज कर रहा है कि K का मान जो होता है डिपेंड करता है बेंचुरीमीटर पे एंड किस स्थान पे आप फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अब आगे देखते हैं कि बेंचुरीमीटर के क्या है एडवांटेज, क्या है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर हाई फ्लो रेट, ठीक है। ये अक्सर आपने पहला जो स्लाइड था इंट्रोडक्शन वाला शुरू में ही, वहां पे देखा होगा कितनी मोटी पाइप में बेंचुरीमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो आप उस फिगर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जब फ्लो रेट होता है तो वहाँ पे हम बेंचुरीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है, एडवांटेज है। और ये क्या है, इट इज़ अवेलेबल इन वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़े साइज में ये अवेलेबल होता है। हाई फ्लो रेट नापने के लिए ये सुविधाजनक होता है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। इट हैज़ ए वेरी वेल नोन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, बहुत वेल नोन है, सब लोग जानते हैं। तो ये चीज़ भी इसका एडवांटेज है। इट हैज़ ए गुड एक्यूरेसी देन नोजिल एंड ओरिफिस। नोजिल के सहायता से भी और ओरिफिस प्लेट की भी सहायता से क्या करते हैं हम लोग, फ्लो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन नोजिल और ओरिफिस की अपेक्षा बेंचुरीमीटर ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एक्यूरेट क्या करता है, फ्लो मेजर करता है, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है बेंचुरीमीटर की, अच्छी होती है। इट कैन बी यूज्ड एट लो एंड हाई बीटा रेशियो। बीटा रेशियो मैंने क्या बताया था, आपका थ्रोट का डाया और मेन पाइप का डाया का रेशियो जो होता है बीटा होता है, ठीक है। तो ये आपका 0.3 से 0.75, ठीक है, इस रेंज में आप इसको बीटा के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा बेंचुरीमीटर है इस रेंज में बेंचुरीमीटर के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, बीटा के लिए। तो ये भी इसका एक फायदा है। इट कैन बी यूज्ड एट लो और हाई दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्लरी सॉलिड कंटेनिंग लिक्विड्स एंड डर्टी लिक्विड। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास पानी साफ नहीं है, स्लरी है, ठीक है, कचरा वाला पानी है, ऐसा पानी जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह मिले हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डर्टी लिक्विड है, गंदा पानी है, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे फ्लो मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि क्या ओरिफिस प्लेट वगैरह के केस में, नोजल के केस में क्या करते हैं, हमको साफ पानी ही चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, तो उसको चोक कर देगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि बहुत कॉस्टली होता है, चूंकि जितना बड़ा बनाएंगे, बड़े ही बनाना पड़ता है हमको, तो कॉस्टली होगा, ठीक है। और ये क्या है कि इसका लिमिटेशन है कि ये लोअर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए ही काम करता है अच्छे से, ठीक है। और ये क्या है कि ये छोटे पाइप में यानी पतली पाइप में ये इसको नहीं लगा सकते। इससे जो बिलो है 76.2 मिलीमीटर पाइप, इससे अगर साइज कम है तो उसमें हम क्या करते हैं कि बेंचुरीमीटर हम इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये इसका कुछ एडवांटेज है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं तुरंत उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।